नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। भारतीय फौज की अग्निपथ स्कीम को लेकर आज 2-3 बड़े डेवलपमेंट हुए हैं और पॉजिटिव डेवलपमेंट है। पहली बड़ी खबर यह कि देश की फौज में शामिल होकर अनुशासन में रहकर देश की सेवा करने का जज्बा रखने वाले छात्रों के लिए अग्निपथ स्कीम का नोटिफिकेशन इशू हो गया है। अग्निवीर के लिए जुलाई से रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि अग्निपथ के विरोध में होने वाली हिंसा को लेकर आज कोई खास खबर नहीं आई। आज कहीं से आगजनी और तोड़फोड़ की तस्वीरें नहीं आई। जो छात्र नाराज थे, किसी गलतफहमी से, किसी बहकावे में आकर सड़कों पर प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे थे, ट्रेन को आग लगा रहे थे, उनको मैसेज मिल गया कि उन्होंने कोई दंगा फसाद किया तो फौज में जाने का मौका हाथ से गंवा देंगे। सेना के अफसरों ने साफ कर दिया था कि अग्निवीर की परीक्षा देने वाले सभी छात्रों को एक एफिडेविट देना होगा, हलफनामा देना होगा कि वो ऐसी किसी हिंसा में शामिल नहीं थे, और जिन छात्रों का नाम किसी एफआईआर में आ गया तो उन्हें फौज में भर्ती होने का मौका नहीं मिलेगा। आज कोई हिंसा नहीं हुई, इसकी एक और वजह यह भी है कि कल सेना के बड़े अफसरों ने अग्निपथ से जुड़े एक एक सवाल का जवाब दिया था, एक एक शंका को दूर किया था। अग्निवीर बनने के फायदे गिनाए थे। आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के सीनियर ऑफिसर्स ने यह भी कह दिया था कि भर्ती की नई स्कीम वापस नहीं ली जाएगी। इन सारी बातों का असर आज दिखाई दिया, लेकिन अग्निवीर के सवाल पर राजनीति करने वालों ने आज भी पूरी ताकत लगाई। इसी का विरोध करने के लिए आज विपक्ष की कॉल पर भारत बंद करने की कोशिश की गई, लेकिन इसे आम जनता और यूथ का ज्यादा सपोर्ट नहीं मिला। अग्निपथ पर आज भी कैसे सियासत हुई, यह मैं आपको दिखाऊंगा। इसको लेकर आज एक और बड़ी खबर यह आई कि यूपी, बिहार से लेकर तेलंगाना तक छात्रों को हिंसा के लिए भड़काने वालों के चेहरे सामने आ गए। यह पता चला कि छात्रों को सामने रखकर उनके गुस्से का फायदा उठाकर साजिश करने वाले कौन थे। वो कौन लोग थे जो छात्रों को आगे करके आग लगा रहे थे। वो कौन लोग थे जो जलती आग में अपनी राजनीति की रोटियां सेक रहे थे। अग्निपथ योजना के खिलाफ सबसे ज्यादा हिंसा, सबसे ज्यादा तोड़फोड़ और सबसे ज्यादा आगजनी बिहार में हुई थी, इसलिए सबसे ज्यादा एक्शन वहीं हुआ। बिहार में हिंसा को लेकर अब तक 159 एफआईआर दर्ज की गई हैं, 159, जबकि 877 आरोपी अरेस्ट किए जा चुके हैं। नौजवानों को हिंसा के लिए उकसाने में, युवाओं को सड़क पर उतारने में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की बड़ी भूमिका रही। इसीलिए कानून का चाबुक इन कोचिंग इंस्टीट्यूट पर सबसे पहले पड़ा। पटना में 3 कोचिंग संचालकों पर एफआईआर दर्ज की गई है। बिहार के रोहतास में 2 कोचिंग सेंटर्स के कोऑर्डिनेटर्स को गिरफ्तार किया गया है। इसी तरह यूपी के अलीगढ़ में भी 9 कोचिंग सेंटर वाले अरेस्ट किए गए हैं। तेलंगाना में भी पुलिस ने कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाने वालों पर एक्शन लिया है। तेलंगाना में 1 कोचिंग चलाने वाले पर एफआईआर की गई है, जबकि 1 को गिरफ्तार किया गया है। बिहार पुलिस के एडीजी के मुताबिक कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों ने अग्निपथ योजना को लेकर गुमराह करने वाले दावे किए। युवाओं से कहा इस योजना के लागू होने के बाद उन्हें अब आर्मी में नौकरी नहीं मिलेगी, जॉब सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, उनके सपने टूट जाएंगे। इन सारी बातों ने नौजवानों को भड़काने का काम किया और उन्होंने 3 दिन तक बिहार के अलग अलग जिलों में हिंसा और आगजनी की। शुरू के 3 दिनों में जो उपद्रव हुआ उस पर हम लोगों ने अपराध कर्मियों की पहचान की गई है, एफआईआर की गई है और गिरफ्तारी की गई। कुल अभी तक 877 अपराध कर्मियों को चिन्हित करके उनकी गिरफ्तारी की गई है। 159 एफआईआर दर्ज की गई हैं। जो एफआईआर हुई हैं वो मुख्य रूप से रेलवे से संबंधित या रेलवे स्टेशन या रेलवे के कोचेस या यार्ड में खड़ी हुई गाड़ी उससे संबंधित जो घटनाएं थी। कई सारे व्हाट्सएप ग्रुप का हम लोगों को पता चला है जिसके द्वारा इस पूरे उपद्रव को ऑर्गेनाइज कराया गया। 2-3 दिन पहले से मैसेजेस चल रहे थे, उन सबको भी ट्रैक करके उनके ऊपर भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। बट करीब आधा दर्जन से ज़्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जो हमारी निगरानी में हैं और जहां के छात्र निकल के जिन्होंने उपद्रव पैदा किया, तो वी आर कोरिलेटिंग द एविडेंस और विल टेक एक्शन अकॉर्डिंगली। अग्निपथ योजना के खिलाफ हिंसा को लेकर बिहार पुलिस अब तक 877 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। लेकिन बिहार में इस मसले को लेकर जिस बड़े पैमाने पर हिंसा हुई, बिहार में कई जिलों में जिस तरह ट्रेनों में आग लगाई गई, जिस तरह रेलवे स्टेशन पर तोड़फोड़ की गई,
उससे साफ है कि हिंसा के पीछे हजारों दंगाई थे। इसलिए पुलिस ने हिंसा करने वालों की गिरफ्तारी के लिए लोगों से मदद मांगी है। आज पटना पुलिस ने 40 उपद्रवियों के पोस्टर जारी किए। इन लोगों ने पटना के पालीगंज इलाके में तोड़फोड़ और आगजनी की थी। कई गाड़ियों को तोड़ने के अलावा पालीगंज थाने पर हमला भी किया था। इसी मामले में अब यह पोस्टर जारी किया गया है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अगर कोई इन्हें पहचानता है तो इनकी जानकारी पुलिस को दे। जानकारी देने वालों की पहचान गुप्त रखी जाएगी, सीक्रेट रखी जाएगी और साथ ही उन्हें इनाम भी दिया जाएगा। दंगा करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने के साथ साथ पुलिस अब नौजवानों को समझा भी रही है, जिससे भविष्य में इस तरह की हिंसा में शामिल ना हो, उनका करियर खराब ना हो। इसे लेकर पालीगंज के एसडीओ और एएसपी ने लोकल लीडर्स, कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाने वालों और नौजवानों को बुलाया, उनके पेरेंट्स से भी बात की और मीटिंग में लोगों से कहा गया कि वो अपने छात्रों को, अपने बच्चों को समझाएं कि इस तरह की हिंसा से कोई रास्ता नहीं निकलेगा। अब तक की जो जांच हम लोगों ने की है उसमें बहुत सारे नाम आइडेंटिफाई हुए हैं और बहुत सारे लोगों की पहचान की जा रही है। इसमें हमें आप सब लोगों की मदद की ज़रूरत होगी। तो ये मेरी एक अपील है कि कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से हम लोग को बहुत सारी फ़ोटोज़, बहुत सारी वीडियोज़, बहुत सारी सीसीटीवी फुटेज मिली हैं, जिनसे हम लोग कई लोगों को आइडेंटिफाई किए हैं। कई लोगों की आइडेंटिटी और पहचान की जा रही है। अगर आप लोगों की मदद होगी इसमें तो ऐसे लोगों की पहचान बहुत जल्दी हो जाएगी, जिससे कल की डेट में या फिर आने वाले टाइम में ऐसे लोगों को जल्द से जल्द सज़ा मिलेगी और पालीगंज की जो शांति व्यवस्था को और अमन और शांति का माहौल को इन्होंने भंग करने का कोशिश किया था लोगों ने, उसको हम फिर से मजबूत कर पाएंगे। ऐसे में अगर आप सब लोग पालीगंज पुलिस और प्रशासन का मदद करते हैं तो आपकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी। ये हम आपको वादा करते हैं इसका। लेकिन अगर आप लोग मदद करेंगे तो इसका आपको रिवॉर्ड भी दिया जाएगा। मैंने पहले दिन आपसे कहा था कि इस सारे साजिश में जो कोचिंग सेंटर्स हैं वो इन्वॉल्व हैं और अब जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है उसमें यह साबित भी हो गया। इन्वेस्टिगेशन में एक और बात सामने आई कि अग्निपथ योजना के खिलाफ जो हिंसा हुई उसमें सोशल मीडिया का एक बड़ा रोल रहा। व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पेजेस के जरिए इस योजना को लेकर अफवाहें फैलाई गई, नौजवानों को गुमराह करने की कोशिश की गई। इसलिए पुलिस के टारगेट पर इस तरह के व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पेज चलाने वाले एडमिन भी हैं। बिहार पुलिस की डेल्टा टीम ऐसे सोशल अकाउंट्स को खंगाल रही है जिनका हिंसा भड़काने में एक्टिव रोल रहा। आज हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद पटना में बिहार पुलिस की डेल्टा टीम के ऑफिस गए। मनीष ने बताया कि यह टीम 10 से ज्यादा टेलीग्राम ग्रुप और करीब 500 फेसबुक पेजेस के अलावा व्हाट्सएप ग्रुप्स और यूट्यूब चैनल्स पर नजर रख रही है। इकोनॉमिक ऑफेंस विंग के एसपी सुशील कुमार के मुताबिक टेलीग्राम भी एक बड़े खतरे के तौर पर उभरा है, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप में ज्यादा मेंबर एक साथ हो सकते हैं। यहां पर 24 घंटे यहाँ के एसपी के सुपरविजन में जो यहाँ पर टीम डेल्टा है वो काम कर रही है और मॉनिटर के साथ साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, टेलीविजन चैनल्स, उसके अलावा जो यहाँ के लोकल चैनल्स हैं, लोकल प्लेटफॉर्म्स हैं, उन सब को पूरी तरह से ये उनको मॉनिटर कर रही हैं। वजह यह है कि पिछले 3 दिनों में र्यूमर मॉन्गरिंग सबसे ज्यादा हुई, जिसकी वजह से औपचारिक तौर पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा बताया गया कि 35 व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उनको ब्लॉक किया गया। यहां तक कि बिहार सरकार ने भी 3 से 4 ऐसे नंबर्स हैं जिन्हें ब्लॉक किया। टेलीग्राम जो कि एक तरीके सेफ मोड और सेफ टूल के तौर पर जिसका इस्तेमाल इस समय दंगाई कर रहे थे, एस्पिरेंट कर रहे थे, जिन्होंने ये दंगा भड़काया, उनकी लोकेशंस और वो करना बहुत डिफिकल्ट था। इसी वजह से इसका वो इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो रही हर एक गतिविधि का पूरा ब्यौरा यहाँ पर मल्टी एजेंसी सेंटर के साथ इसको साझा किया जा रहा है, जिससे पूरी जानकारी मिल सके। देखिए, टेलीग्राम के ग्रुप्स काफ़ी एक्टिव थे और आपको पता है कि टेलीग्राम में ज़्यादा मेंबर्स हो सकते हैं। व्हाट्सएप का तो अपना लिमिटेशन है। तो हम लोग का भी ज़्यादा कंसंट्रेशन इस तरह से है कि जो इस तरह के ग्रुप्स बन रहे हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए। उसमें जो उस तरह के पोस्ट हो रहे हैं जिसमें भड़काना या छात्रों को गलत तरीके से गलत मैसेजेस देना, तो इस पर हमारा ध्यान है और हम लोग उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसे सभी लोग जो कि र्यूमर मॉन्गरिंग कर रहे हैं अपने मोबाइल से या फिर व्हाट्सएप या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, सब पर आपकी नज़र है? सब पे नज़र है और हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे
एलिमेंट्स को कैसे टेक्निकली और लीगली न्यूट्रलाइज किया जाए। अब ये बात पुलिस भी मानने लगी है कि अग्निपथ योजना को लेकर सबसे ज्यादा गड़बड़ कोचिंग सेंटर चलाने वालों ने की। उनका रोल सबसे ज्यादा गड़बड़ करने वाला था। आर्मी में भर्ती की ट्रेनिंग कराने के नाम पर यह कोचिंग सेंटर छात्रों से 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक की फीस लेते हैं। उनको लगता है कि अब उनकी दुकान बंद हो जाएगी। जब सरकार ने अग्निवीर योजना का ऐलान किया तो उसके बाद कोचिंग सेंटर वालों ने छात्रों को आंदोलन करने के लिए मोबिलाइज करने का काम किया, जिसका नतीजा बड़े पैमाने पर हिंसा के रूप में सामने आया। और इसके कई सबूत हैं। एक सबूत आपको दिखाता हूं। बिहार के रोहतास में पुलिस ने 2 कोचिंग सेंटर के संचालकों को गिरफ्तार किया है। और आप ये जो व्हाट्सएप चैट देख रहे हैं, ये मुन्ना गोल्फ एकेडमी नाम से फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर चलाने वाले मुन्ना राज के हैं। मुन्ना राज ने 16 जून को एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। इस ग्रुप का नाम है विरोध टीओडी भर्ती। टीओडी यानी टूर ऑफ ड्यूटी। अग्निपथ योजना का यही नाम है। मुन्ना राज 16 जून से लगातार व्हाट्सएप ग्रुप पर नौजवानों को इस योजना के खिलाफ भड़काने में लगा था। एक पोस्ट में उसने लिखा था, सभी आर्मी वाले भाई सुबह 10 बजे विक्रमगंज चौक पर जुट जाएं, हमें अपने न्याय के लिए लड़ना होगा। हिंसा के बाद जब बिहार में इंटरनेट सर्विस पर बैन लगाने की आशंका जताई गई तो उसने लिखा कि आप लोग वीडियो बनाकर रखिए और जब इंटरनेट सर्विस दोबारा शुरू हो जाए तो वीडियो अपलोड करना और तब तक एक दूसरे को कॉल करके आंदोलन की जानकारी देते रहिए। इस व्हाट्सएप ग्रुप में आगजनी करने वाले कई वीडियो भी पोस्ट किए गए। मुन्ना राज के अलावा रमेश कुमार यादव नाम के आरोपी को भी अरेस्ट किया गया है, जो रोहतास में परमार्थ ट्रस्ट के नाम से मिलिट्री ट्रेनिंग कैंप चलाता है। अभी तक विक्रमगंज से 2 कोचिंग संचालकों की गिरफ्तारी की गई है, जिनके नाम है मुन्ना राज, जो कि मुन्ना गोल्फ एकेडमी करके फिजिकल ट्रेनिंग क्लासेस कराते थे, तथा राजेश कुमार यादव, जो कि परमार्थ ट्रस्ट नामक फिजिकल एकेडमी क्लासेस कराते थे। उनके द्वारा एक वीडियो वायरल किया गया था और स्टूडेंट्स को इंस्टिगेट किया गया था कि वो 18 तारीख को इकट्ठा हों और इस तरीके का कोई विधि विरुद्ध कार्य करें। तो इसी कारण उनकी गिरफ्तारी हुई है और अन्य कोई भी व्यक्ति अगर इस प्रकार से पाया जाता है, चाहे उपद्रव करने में या लोगों को उकसाने में, अफवाह फैलाने में, तो उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कोचिंग क्लासेस वाले पकड़े गए हैं, एकेडमी वाले पकड़े गए हैं, इनका इंटेंशन क्या था? क्या ये भीड़ को जुटाने के लिए इन्होंने वीडियो वायरल किया था और क्या फेसबुक पेज या फिर व्हाट्सएप चैट ग्रुप या फिर दूसरे सोशल मीडिया ग्रुप्स का इस्तेमाल किया गया? देखिए, इसमें जो 2 कोचिंग संचालकों की गिरफ्तारी की गई है, उनके द्वारा एक वीडियो के माध्यम से सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पे उसको वायरल किया गया था और उससे जो स्टूडेंट्स थे उनको मतलब भड़काया गया था और उनको एक जगह इकट्ठा होकर के गलत कार्य करने के लिए भड़काया गया था। साथ ही साथ जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनका जो मोबाइल है उसका भी हम लोग FSL से जांच कराएंगे और उसमें, क्योंकि कई लोगों के द्वारा डिलीट कर दिया गया है, पकड़ाने से पहले उन लोग को डिलीट किया गया है, तो उसको हम लोग रिकवर करेंगे। अग्निपथ योजना के खिलाफ 3 दिन तक जो हिंसा हुई उसमें सबसे ज्यादा नुकसान रेलवे का हुआ। रेलवे स्टेशन पर तोड़फोड़ की गई, चलती ट्रेन पर पत्थर बरसाए गए, यार्ड में खड़ी ट्रेन को आग लगा दी गई। रेलवे के मुताबिक इस वायलेंस की वजह से उसे करीब 700 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इसमें से आधे से ज्यादा नुकसान बिहार में हुआ। हिंसा के दौरान ट्रेन के 60 कोचेस और 11 इंजन को आग के हवाले कर दिया गया। इसलिए पुलिस के साथ साथ जीआरपी भी दंगा करने वालों को पता लगाने में जुटी है। भीड़ ने जिस तरह अचानक बड़े पैमाने पर आगजनी की, उससे रेलवे पुलिस के अफसर भी हैरान हैं। पटना में रेलवे के डीआईजी राजीव रंजन ने कहा कि हिंसा में शामिल लोग पूरी तैयारी के साथ आए थे। वो अपने साथ पेट्रोल और माचिस लेकर आए थे, यानी ट्रेन को जलाने का प्लान पहले से था। रेलवे के लोग भी कह रहे हैं कि कोचिंग सेंटर चलाने वालों का हिंसा में अहम रोल था। सबकी पहचान हो चुकी है और सबूत जुटाने के लिए उनके कोचिंग सेंटर पर छापेमारी की जाएगी। सभी लोग योजनाबद्ध तरीके से पूर्व नियोजित कार्यक्रम के तहत अपराध करने की नीयत से आए थे। अपने साथ पेट्रोल वगैरह लाए थे, पूरी तैयारी के साथ लाए थे। तो कुछ मौका उनको ज़रूर मिल गया और कुछ उन्होंने क्षति अवश्य कर दिया। सर, जब वो यहाँ पर पहुँचे थे, जो सीसीटीवी कैमरा है उनको पूरी तरह से ध्वस्त किया। किस अटायर में थे, क्या क्या लेकर वो आए थे,
क्योंकि आग बहुत ज़्यादा थी, साथ में पत्थरबाजी कर रही थी, आप लोगों को टारगेट किया गया, इंजरीज हुई इसमें आप लोगों की भी? बिल्कुल, हमारे काफ़ी ऑफिसर्स इंजर्ड हुए हैं, काफ़ी हमारे जवान इंजर्ड हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद सारे लोगों ने मुस्तैदी से अपना काम किया और वो काफ़ी तैयारी से आए थे। मैंने कहा कि उन्होंने पूरी योजना बनाई थी और पेट्रोल के साथ, DSLI के साथ, ये सभी चीज़ ले करके वो आए थे और वो बहुत ही तेज़ी से अपना काम करना शुरू कर दिए थे। अब क्या सख्ती से निपटा जाएगा उन सभी लोगों से? बिल्कुल सख्ती से निपट रहे हैं। गिरफ्तारी हुई है, लगातार गिरफ्तारी हुई है, उनके घरों पर छापामारी हो रही है और यही वजह है कि आज भारत बंद का कॉल भी है, परंतु पूरे बिहार में कोई अप्रिय घटना नहीं घटी है। रेलवे का परिचालन सामान्य रूप से शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है। डीआईजी कह रहे थे कि हिंसा के लिए भड़काने वाले कोचिंग सेंटर के खिलाफ एक्शन होगा, वहां रेड की जाएगी और थोड़ी देर बाद इसका असर भी दिखा। पुलिस ने पटना के नया टोला इलाके में गुरु रहमान कोचिंग सेंटर पर छापा मारा। पुलिस ने कोचिंग सेंटर चलाने वाले खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पुलिस का मानना है कि अग्निपथ योजना के खिलाफ स्टूडेंट्स को भड़काने में गुरु रहमान का भी अहम रोल रहा। हालांकि वो पुलिस के हाथ नहीं लगे। छापेमारी की कार्रवाई में पुलिस के साथ साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम भी शामिल है, जो कोचिंग सेंटर के अकाउंट्स की जांच कर रही है। पटना में हुई हिंसा के मामले में इस समय गुरु रहमान का ट्यूशन सेंटर जो है वहां पर सिविल सर्विसेज की तैयारी करवाई जाती है। ठीक इसी जगह पर बिहार पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस का रेड किया गया है और बिहार पुलिस ने चारों तरफ से घेराबंदी की है। किसी को भी अंदर जाने की आवाजाही नहीं है। जो अंदर जो ऑलरेडी काम कर रहे लोग हैं केवल वही आ जा सकते हैं। इस पूरे रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया है और ठीक ऊपर जो ये एम सिविल सर्विस सेंटर है, जिसमें जो लेफ्ट साइड में जो तस्वीर दिखाई दे रही है वो रहमान की है और साथ में जो दूसरी तस्वीर है वो मुन्ना सर की है। ये दोनों यहाँ पर पढ़ाते हैं और इनके ऊपर आरोप लगा है कि इन्होंने ही भीड़ को उग्र किया, जिसके बाद पटना में दंगे भड़के। कुल मिला के 700 के लगभग यहाँ पर जो छात्र हैं वो पढ़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो बिल्डिंग्स के ऊपर लोग हैं वो भी इस बात को देख रहे हैं, क्योंकि ये पूरा एरिया ट्यूटोरियल हब है। यहाँ पर बहुत सारी एकेडमीज हैं जो कि भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना की तैयारी करवाते हैं और इसीलिए यहाँ पर जो कोचिंग सेंटर्स हैं उन कोचिंग सेंटर्स पे स्टूडेंट्स की भरमार है। यहाँ तक कि जो इस समय सीआरपीएफ के जो जवान हैं वो लगातार लोगों को यहाँ से हटा रहे हैं। जो भीड़ यहाँ पे इकट्ठा हो रही है उनको ये कह रहे हैं कि वो यहाँ से जाए, क्योंकि कोई भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना बने। डीआईजी रेलवेज ने भी इस बात को बिल्कुल साफ कहा था कि अभी सिचुएशन के हिसाब से जो मामले की गंभीरता और बढ़ेगी। अभी तक जितनी गिरफ्तारी हुई है उसमें और लोगों की गिरफ्तारी संभव है। सिर्फ याददाश्त ताज़ा करने के लिए मैं आपको ये बताता हूं कि ये जो कोचिंग सेंटर वाले हैं कैसे भड़का रहे थे। गुरु रहमान, जिनका जिक्र अभी मनीष प्रसाद कर रहे थे, उनका एक पुराना बयान है, वो मैं आपको सुनाता हूं जिससे आपको अंदाजा लगेगा, मेमोरी फ्रेश हो जाएगी। इसमें वो कह रहे हैं कि अग्निपथ योजना से आर्मी का भी प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा। वो कह रहे हैं कि ट्रेन को रोका जाना चाहिए। उनका यह भी मानना था कि सरकार तो इस योजना के छात्रों की जिंदगी रोक रही है, ऐसे में अगर स्टूडेंट ट्रेन रोकते हैं तो इसमें कुछ गलत नहीं है। प्रधानमंत्री गलत कर रहे हैं। यह अब प्रमाणित हो गया कि मोदी है तो मुमकिन है अब सेना का भी प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। जो 25% बचेगा वो अपने अधिकारियों को अपना परफॉर्मेंस नहीं देगा, वो अपने अधिकारियों को खुश करने का प्रयास करेगा, घूसखोरी चलेगा। सेना में जो गंदगी नहीं थी उस गंदगी को लाने का प्रयास हमारे माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा किया जा रहा है। ट्रेन रोक सकते हैं आप, क्योंकि आपकी जिंदगी रोकी जा रही है। आपके लिए मैं गुरु रहमान गांधी मैदान से प्रगति मैदान तक चलने का वक्त आ गया है। गांधी मैदान पाट देंगे, प्रगति मैदान पाट देंगे और बता देंगे कि सरकार बनाने वाला जो युवा था उसके साथ गद्दारी हुआ है, अब सरकार उखाड़ने वाला भी यही युवा हो। ऐसे बहुत सारे बयान हैं जो मैं आपको दिखा सकता हूं, क्योंकि अग्निपथ योजना के खिलाफ जब 3 दिन तक हिंसा हुई तो विरोधी दलों के नेता कह रहे थे कि युवाओं का गुस्सा है, सरकार की नई आर्मी रिक्रूटमेंट पॉलिसी के खिलाफ नौजवानों का स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। लेकिन मैं पहले ही दिन कहा था कि कोचिंग सेंटर के कुछ लोग, और सारे कोचिंग सेंटर ऐसे नहीं हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो इस हिंसा को भड़का रहे थे, अलग अलग उनके मोटिव थे। और अब ये साबित होता जा रहा है कि तोड़फोड़ और आगजनी के पीछे एक साजिश थी, युवाओं को भड़काया गया था। इस काम में कुछ कोचिंग सेंटर वाले खुलकर शामिल थे और बाद में पॉलिटिकल पार्टीज के लोकल नौजवान भी इन लोगों के साथ शामिल हो गए और आग लगाने में उन्होंने एक्टिव रोल प्ले किया।
यूपी के सहारनपुर में पुलिस ने 5 लोगों को अरेस्ट किया है। इन सभी की उम्र 25 साल से ज्यादा है, यानी आर्मी में भर्ती की इनकी उम्र निकल चुकी है। फौज में भर्ती से इनका कोई लेना देना नहीं है। ये अलग अलग सियासी पार्टियों से जुड़े हैं। संदीप चौधरी नाम का आरोपी समाजवादी पार्टी से जुड़ा है और जिला पंचायत का सदस्य रह चुका है, जबकि एक और आरोपी पराग पवार एनएसयूआई का यानी कांग्रेस के स्टूडेंट विंग का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है। हम लोगों ने 5 फेक आर्मी एस्पिरेंट्स को गिरफ्तार किया है। इसमें से 2 लोग विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज के पदाधिकारी हैं और बाकी लोग भी मेंबर्स हैं। ये लोग एक्चुअल आर्मी एस्पिरेंट्स को प्रोटेस्ट करने के लिए, एजिटेट करने के लिए प्रोवोक कर रहे थे और भड़का रहे थे। इसमें से एक पराग पवार है जो एक पॉलिटिकल पार्टी के स्टूडेंट विंग का जिलाध्यक्ष है। इसके अलावा संदीप चौधरी है जो कि एक राजनीतिक पार्टी से जिला पंचायत का सदस्य रह चुका है। इन सभी 5 लोगों की गिरफ्तारी करके इनको जेल भेजा जा रहा है और आगे भी हम लोग इंश्योर करेंगे कि कोई आर्मी एस्पिरेंट्स को दूसरा कोई व्यक्ति अनर्गल बात से भड़काकर यदि कोई ऐसी बात करता है तो उनके खिलाफ हम लोग कार्रवाई, सख्त से सख्त कार्रवाई हम लोग करेंगे। अब देखिए, अग्निवीर को लेकर जब फौज में भर्ती की तैयारी करने वाले छात्र भड़के तो मोदी का विरोध करने वालों को उसमें जबरदस्त अपॉर्चुनिटी दिखाई दी। जब नाराज छात्रों ने ट्रेनों में आग लगाई, सरकारी प्रॉपर्टी के साथ तोड़फोड़ हुई और यह बड़ी खबर बनी, तो विरोधी दलों के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को इसमें एक मौका नजर आया। उन्हें लगा छात्रों के नाम पर मोदी के लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो सकती है, बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। तो ये सारी पॉलिटिकल फोर्सेस इकट्ठा हो गई, उन्होंने आग में घी डालने का काम किया। पहले 2 दिन तो छात्र आगे थे, बाद में छात्र पीछे रह गए और मोदी विरोधी दलों के कार्यकर्ता आग लगाने और तोड़फोड़ करने के लिए और आगे आ गए। बहुत सारे लोग जो कोचिंग करते हैं, एकेडमी चलाते हैं, वो भी पॉलिटिकली कनेक्टेड है। एक एकेडमी चलाने वाले के पास 100 से लेकर 300 तक ट्रेनिंग करने वाले नौजवान रहते हैं। पुलिस की जांच में कंफर्म हो गया कि इन छात्रों को भड़काकर तोड़फोड़ करने के लिए भेजा गया, क्योंकि एकेडमी चलाने वालों को लगता था कि नई स्कीम आई तो उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। राजनीतिक दलों को यह लगता था यह आग और भड़कानी चाहिए और भड़केगी, इसकी उन्हें उम्मीद थी। छात्रों के नाम पर आंदोलन और चलेगा, इसलिए आज उन्होंने भारत बंद की कॉल दी थी। लेकिन यह भारत बंद दिल्ली के जंतर मंतर तक सीमित रह गया। इसकी वजह यह थी कि भारत बंद को कांग्रेस ने राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ से भी जोड़ दिया। इसे लेकर कांग्रेस के नेताओं ने जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट किया। इसमें पार्टी के सारे एमपीज आए, 2 चीफ मिनिस्टर भी आए। पार्टी ने जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट को अपना शो ऑफ स्ट्रेंथ बनाने की कोशिश की थी। यूथ कांग्रेस के नेताओं ने दिल्ली में कुछ जगहों पर प्रोटेस्ट किया था, ट्रेन रोकने की कोशिश की थी। वहीं सारे सीनियर लीडर जंतर मंतर पर जाकर मोदी सरकार पर अपना गुस्सा उतार रहे थे। कांग्रेस ने यह गुस्सा जाहिर करने के लिए अग्निपथ का बहाना बनाया। दूर दूर से आए कांग्रेस के नेताओं ने सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा निकाला। लेकिन इनमें से एक थे पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध गांसाए। सुबोध गांसाए पुराने नेता हैं, एक जमाने में छात्र नेता रह चुके हैं, कई बार पार्लियामेंट के मेंबर रह चुके हैं, मिनिस्टर रह चुके हैं। आमतौर पर संयम रखते हैं, संयत भाषा में बोलते हैं, लेकिन आज जब जंतर मंतर पर उन्होंने माइक पकड़ा तो मर्यादा भूल गए। सरकार की आलोचना करते करते, नरेंद्र मोदी की आलोचना करते करते ये प्रधानमंत्री पर पर्सनल अटैक पर उतर आए और उनकी मौत की कामना करने लगे। सुबोध गांसाए ने क्या कहा, ये मैं आपको सुनवा देता हूं। ये लुटेरों की सरकार, मोदी जो मदारी के रूप में इस देश में आके और पूरी तरह से तानाशाही स्वरूप में आ गया है। मुझे तो लगता है कि हिटलर का सारा इतिहास इसने पार कर लिया। हुडा साहब बड़े गांव की भाषा में समझा रहे थे, हिटलर ने भी ऐसा ही एक संस्था बनाया था, उसका नाम था खाकी। सेना के बीच में उसने बनाया था। मोदी हिटलर की राह चलेगा तो हिटलर की मौत मरेगा, ये याद रख लो मोदी।
एक जमाने में सुबोध कांत सहाय छात्र नेता हुआ करते थे, कांग्रेस के विरोधी थे। विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार में वो मिनिस्टर रहे, चंद्रशेखर की कैबिनेट में भी मिनिस्टर बने और उसके बाद कांग्रेस ज्वाइन कर ली। मनमोहन सिंह की सरकार में कई साल मंत्री रहे। पब्लिक लाइफ में इतना लंबा करियर, इतना लंबा वक्त, इसके बाद वो अच्छी तरह जानते हैं कि सार्वजनिक तौर पर प्रधानमंत्री के लिए कैसी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। फिर भी उन्होंने मंच से बयान दिया तो हमें लगा कि शायद गुस्से में मुंह से ये बात निकल गई होगी, उन्हें खुद भी इस बात का दुख होगा। तो इंडिया टीवी के संवाददाता कुमार सोनू उनके पास गए। सुबोध कांत सहाय से पूछा क्या उन्हें अपने बयान पर कोई पछतावा है। तो सुबोध कांत सहाय ने अपने बयान को जस्टिफाई किया और कहने लगे मैंने तो सिर्फ नारा लगाया था। आपने कहा मोदी हिटलर की तरह काम कर रहे हैं और मोदी हिटलर की ही मौत मरेगी। ये कौन कहा आपको? हमारा बयान था कि हिटलर ने भी खाकी करके एक संगठन ऐसा ही बनाया था। उन्होंने बनाया था और कहा कि जो हिटलर की तरह काम करेगा। तो ये आप लोग कभी छात्र जीवन में नहीं रहे हैं क्या? ये तो नारा है। मोदी जी से पूछ लिए, उन्होंने भी नारा लगाया होगा ये। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की तुलना हिटलर से करना और एक इस तुलना कर रहे हैं, आप तुलना कर रहे हैं। हम तो जैसे बहुत सारे नारे थे, वो भी नारा हमने एक दिया। ये कहावत है, ये नारा है, ये हम लोग पूरे जीवन लगाते रहे हैं। अपने बयान पे कायम है अभी भी आप? फिर बयान कहाँ है यार? बयान तो हम भाषण दिए, कायम है। कितना सही है प्रधानमंत्री की तुलना हिटलर जैसे नेता से करना? मैं आपको कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री की तुलना कितना सही है या नहीं। लेकिन जो तीनों सेना प्रमुख को अग्निपथ को डिफेंड करने के लिए आगे करके और पीछे छुपे हुए हैं मुख्य प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री, ये सही है? जिस वक्त सुबोध कांत सहाय ने ये बात कही थी, ये नारा लगाया था, उस समय मंच पर कांग्रेस के बड़े बड़े नेता मौजूद थे, दो मुख्यमंत्री थे। लेकिन जब उनकी बारी आई तो किसी ने सुबोध कांत सहाय के बयान की आलोचना नहीं की, उसे गलत नहीं बताया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी वहीं थे। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी कांग्रेस से दुश्मनी निकाल रहे हैं, गांधी परिवार के पीछे पड़े हैं। ये जो तमाशे हो रहे हैं आपको, राहुल गांधी के नोटिस, 4 दिन लगातार पूछताछ, सोनिया गांधी के नोटिस, कि सोनिया गांधी जी तो अभी भर्ती अस्पताल में, इनको शर्म भी नहीं आती है। अगर प्रधानमंत्री जी फोन कर देते सोनिया गांधी को तभी पूछने के लिए, तो उनका क्या बिगड़ता? आप तो उल्टा पूछने के बजाय उनको नोटिस दे रहे हो। आप ईडी में हाजिर होइए। आप शर्म आने की बात है। क्या जा रहा देश, कहाँ जा रहा है? इस देश में जो माहौल बन गया है, किसी को नहीं मालूम ये देश किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा में जाएगा, किसी को नहीं मालूम। इतना भयंकर असंतोष है, हिंसा का माहौल है, तनाव का माहौल है। ये लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। ये हमारी लड़ाई विचारधारा की है। कोई बीजेपी से या मोदी जी से, किसी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, हमारी दुश्मनी नहीं है। वो हमें दुश्मन मानते हैं। कांग्रेस मुक्त भारत बना देंगे। अरे आप लोगों के बाप दादा आ जाएंगे तो कांग्रेस मुक्त भारत नहीं बनने वाला है। बीजेपी ने करारा जवाब दिया, कहा कि असल में कांग्रेस का संस्कार ही यही है। कांग्रेस ने तो नरेंद्र मोदी को कोसने के लिए एक डिक्शनरी बना रखी है। सुधांशु त्रिवेदी ने, जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, आज कहा कि मोदी के बारे में अभद्र बयानों की शुरुआत 2007 में सोनिया गांधी ने की थी, जब उन्होंने नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर कहा था। अब तो मोदी को कांग्रेस की गालियों का शतक पूरा होने वाला है। सुबोध कांत सहाय ने आज जो बोला है, थोड़ा आप लोग जरा जाकर, मैं आपसे अनुरोध करूंगा, एक बार जाके जरा इसका न्यूमेरिकल डाटा चेक करिएगा कि कांग्रेस ने कितनी बार श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए गाली के समकक्ष शब्दों का प्रयोग किया है। यदि आप देखेंगे तो वो शतक की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे अभी हाल ही में आपने देखा कि 13 जून को शेख हुसैन का बयान नागपुर में। इसके बाद आपको याद हो कि 4 फरवरी को, 7 मार्च को चुनाव के दिन
मोदी जी को जमीन में गाड़ देंगे, यह बयान दिया गया था। उससे पहले मैं मोदी जी को मार सकता हूं, उन्हें गाली भी दे सकता हूं, कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने बोला था। ये बोला था फरवरी के महीने में। उससे पहले अगर आप ध्यान करें, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की राक्षस से तुलना की थी मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता ने, कि यह कांग्रेस के इतिहास में जितने उनके पास कुल मिलाकर सांसद नहीं हैं, उससे ज्यादा बार वो मोदी जी के लिए गाली के समकक्ष शब्दों का प्रयोग कर चुके हैं। सुधांशु त्रिवेदी की बात सही है, उनकी रिसर्च भी ठीक है। मोदी को गाली देने का सिलसिला कोई आज का नहीं है। सोनिया गांधी से लेकर कांग्रेस के छोटे बड़े नेता तक मोदी को गाली देने में काफ़ी आगे रहे हैं। मोदी को मौत का सौदागर कहा गया, लहू पुरुष, जहर की खेती करने वाला, जवानों के खून की दलाली करने वाला, हिटलर, मुसोलिनी, जनरल डायर, रंगा बिल्ला, नीच आदमी, हिंदू आतंकी से लेकर कौन कौन सी गाली नहीं दी गई और क्या क्या नहीं कहा गया, ये सब रिकॉर्ड पर है। अगर काउंट करें तो पता चलेगा कि अलग अलग कांग्रेस के नेता कम से कम 80 बार इस तरह के अपशब्दों का प्रयोग प्रधानमंत्री मोदी के लिए कर चुके हैं। पुराने जमाने के कांग्रेस में कल्चर नहीं थी। आज भी कांग्रेस में पुराने नेता राजनीति में गाली गलौज को उचित नहीं मानते। वो कहते हैं कि एक संयत भाषा का, शालीनता का प्रयोग होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस में एक नई जनरेशन है, कुछ चले हुए कारतूस भी इसमें शामिल हैं। इनका तर्क यह है कि बीजेपी में भी कई नेता ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हम भी गाली देंगे। लेकिन ये पार्टी के सीनियर नेताओं के लिए हिटलर जैसी मौत की भाषा करने का लाइसेंस नहीं हो सकता। मैं तो मानता हूं कि किसी को भी ऐसे शब्दों का, ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और जितना खतरनाक ऐसे शब्दों का इस्तेमाल है, उतना ही खतरनाक जानबूझकर लोगों को गुमराह करना भी है। इसका एक एग्जाम्पल है अग्निपथ स्कीम के खिलाफ एक मिस इंफॉर्मेशन कैंपेन। आज ममता बनर्जी ने कहा कि अग्निपथ से असल में आरएसएस की सेना तैयार की जा रही है। सेना की भर्ती के नाम पर संघ और बीजेपी अपना एक हथियारबंद गिरोह बनाने जा रहे हैं, जो चुनाव में उनके काम आएगा। आश्चर्य की बात यह कि ममता बनर्जी ने अग्निपथ स्कीम से लेकर कोई जो बयान दिया अग्निपथ स्कीम को लेकर, यह विधानसभा के भीतर दिया, जहां हर प्रोसीडिंग रिकॉर्ड में होती है, दर्ज की जाती है। यानी ममता बनर्जी ने अग्निपथ के बारे में ये मिसलीडिंग बात असेंबली में ऑन रिकॉर्ड कही, और जिसके बाद बीजेपी ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी ने आर्मी का अपमान किया, देश को इंसल्ट किया, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। आर्मी को सीधा सीधा अपमान किया है। आर्मी का अपमान मीन्स हमारी देश की अपमान। इसका उसकी चीफ मिनिस्टर के खिलाफ महामानव राष्ट्रपति जी को उसको एक्शन लेना चाहिए। तुष्टीकरण की राजनीति, अपनी वोट बैंक को ठीक रखते हुए वो बीजेपी के खिलाफ आरोप लगा रहा है, बिकॉज बीजेपी तुष्टीकरण का पॉलिटिक्स नहीं करता है। जो राष्ट्रवादी है उसको लेकर ही बीजेपी चलता है। आज जो जामात है, हिफाजत है, आज जो अलकायदा से जुड़ा हुआ है, वो सब लोग ममता जी का साथ है। सिमी का आदमी को ममता जी राज्यसभा भेजा, इमरान जी को। उनकी अपनी मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी जी क्या बताया, चीफ मिनिस्टर को बोलना मत नुपुर शर्मा इशू में, इसमें आलेम उलमा इमाम साहब को बोलना चाहिए। ये सब लोग देख रहा है, आपको भी मालूम है। मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ कि ममता बनर्जी जैसे एक एक्सपीरियंस लीडर हैं, अनुभवी नेता हैं, जनता के लीडर हैं, उसी तरह से कांग्रेस के सीनियर लीडर पी चिदम्बरम, वो तो ममता बनर्जी से भी आगे निकल गए। उन्होंने ट्वीट किया कि किसी को चौकीदार, प्लम्बर या मैकेनिक बनना हो तो वह अग्निपथ स्कीम में शामिल हो, ड्राइवर बनना हो तो इस योजना में शामिल हो, वरना अग्निपथ योजना से सेना में जाए ही नहीं। एक यूट्यूब वीडियो में यह दावा किया गया था कि आने वाले टाइम में अग्निपथ स्कीम की भर्ती एक प्राइवेट एजेंसी करेगी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा गया, सेना के जिन जवानों को 2019 तक प्रमोशन नहीं दिया गया, वो अब अग्निवीर रैंक में ही शामिल होंगे। अग्निपथ स्कीम को बदनाम करने के लिए इस तरह की भ्रामक बातें सोशल मीडिया पर खूब फैलाई जा रही हैं। इसीलिए आपको इनसे सावधान रहने की जरूरत है, और ऐसे नेताओं से भी सावधान रहने की जरूरत है जो अग्निपथ के विरोध के नाम पर गलतफहमी पर फैला रहे हैं। अग्निपथ स्कीम की आलोचना में
असदुद्दीन ओवैसी भी काफी आगे हैं, वो भी इस मुद्दे को अपनी स्पीच में लगातार उठाते हैं। ओवैसी ने आज अग्निपथ स्कीम को लेकर एक के बाद एक 3 ट्वीट किए और कहा कि 4 साल सेना में रहने के बाद अग्निवीर अंबानी अडानी के सामने लाइन लगाएंगे, चौकीदारी करेंगे। कि जैसा प्रधानमंत्री ने अच्छे दिन के वादे किए थे, अच्छे दिन आ गए। इतने अच्छे दिन आ गए कि पेट्रोल स्टेशन पर 10-10, 15 मिनट की लाइन है पेट्रोल डीजल के लिए। अच्छे दिन ही है ये, कब बुरे दिन थे ये? इतने अच्छे दिन है कि भारत में 8% बेरोजगारी है। इतने अच्छे दिन है कि कीमतें आसमानों को छू रही हैं। इतने अच्छे दिन है कि आपने आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में भर्ती को 4 साल कर दिया और कहा कि 4 साल के बाद चौकीदार बन जाओ। ये अच्छे दिन है। मगरमच्छ से लड़े, 15 लाख आ गए, 2 करोड़ नौकरियां देता बोले थे, हो गया शायद 2 करोड़ मिल गए। आपको सबको मिल गई होंगी नौकरी, मेरे को मालूम, सबको मिल गई। आप सब रोजगार से लगे हुए माशाअल्लाह। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने जो कहा वो भी परेशान करने वाली बात है। अग्निपथ के बारे में संजय सिंह ने कहा, न तो सरकार इस स्कीम में भर्ती युवकों को सैनिक मानेगी, न उन्हें शहीद का दर्जा देगी। सबसे बड़ी बात, इन अग्निवीरों को अगर मान लीजिए दुश्मन देश से लड़ना हुआ, शहीद हो गए, तो अब शहीद तक का दर्जा नहीं दे रहे हैं। हमारे भारत माता का वीर सपूत, हमारे किसान का बेटा अगर सीमा पर लड़ते हुए शहीद हो गया तो उसको शहीद का दर्जा नहीं है। कोई पेंशन नहीं है, कोई मेडिकल की सुविधा नहीं है, कोई कैंटीन की सुविधा नहीं है। और जो आप कह रहे हैं कि आपको प्राथमिकता मिलेगी, प्राथमिकता मिलेगी, प्राथमिकता मिलेगी, डायरेक्टरेट जनरल रिसेटलमेंट जो पूर्व सैनिकों के लिए कल्याण के लिए बनाई गई संस्था है, उसके आंकड़े कहते हैं जो पूर्व सैनिक निकल के आते हैं 2% से ज्यादा उनको रिक्रूटमेंट नहीं मिला। वो डीजीआर, उसमें तो ये नौजवान अप्लाई ही नहीं कर सकते क्योंकि आप तो इनको सैनिक मान ही नहीं रहे 4 साल के बाद। चिदंबरम ने, ओवैसी ने, संजय सिंह जो कहा वो एक सोची समझी स्कीम है। इस पूरे मामले में नौजवानों के गुस्से का फायदा उठाने की कोशिश है। लेकिन अब हवा बदली है। अग्निपथ के बारे में सेना के एक्सपर्ट्स ने कहा है कि आर्मी के रिफॉर्म की अच्छी योजना है। उन्होंने बताया कि लंबे समय से सेना का मॉडर्नाइजेशन रुका हुआ था, जिसकी शुरुआत इस स्कीम से हो रही है। पूरी दुनिया में जो आर्मीज हैं उनमें इसी तरह के रिफॉर्म हुए हैं। और फिर सरकार ने अग्निवीरों के लिए कई इंसेंटिव अनाउंस किए हैं। लेकिन तो भी विपक्षी दलों को लगता है इसमें एक मौका है, उस तरह की भ्रामक बातें कर रहे हैं। आज इसकी तरफ संकेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया। उन्होंने कहा कि रिफॉर्म का रास्ता कठिन होता है, इसका विरोध भी होता है, लेकिन बाद में सबको इसका फायदा समझ में आ जाता है। बीते 8 सालों में देश को इस रास्ते पर तेजी से बढ़ने का रास्ता भी आसान नहीं था, सुविधा का नहीं था। कई फैसले, कई रिफॉर्म तात्कालिक रूप से अप्रिय लग सकते हैं, लेकिन समय के साथ उन रिफॉर्म का लाभ आज देश अनुभव करता है। रिफॉर्म का रास्ता ही हमें नए लक्ष्यों, नए संकल्पों की तरफ ले जाता है। प्रधानमंत्री की बात सही है। रिफॉर्म होनी चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, वक्त के साथ हर किसी को बदलना चाहिए। और अग्निपथ योजना ऐसी ही योजना है। इससे सेना पहले से ज्यादा यंग, पहले से ज्यादा एनर्जेटिक होगी। और दुनिया भर में आज के नए जमाने में, नए जमाने की लड़ाई का तरीका यही है, बदल रहा है। और इसके लिए सेना को मॉडर्न बनाना जरूरी है, और ये एक उसकी शुरुआत है। अग्निवीरों की भर्ती के लिए आज आर्मी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन में भर्ती के प्रोसेस से लेकर सैलरी, सर्विस रूल्स, योग्यता और छुट्टी तक हर चीज साफ साफ बताई गई है। अगले महीने यानी जुलाई से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन के लिए इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर जाना होगा। यहां कैंडिडेट्स को सारी डिटेल्स मिलेंगी।
आर्मी ने बड़े साफ साफ शब्दों में बताया कि अग्निवीरों का रैंक बिल्कुल अलग होगा। आर्मी में मौजूदा किसी रैंक से उसका कोई लेना देना नहीं होगा। इसमें जनरल ड्यूटी से लेकर टेक्निकल स्टाफ और ट्रेड्समैन तक लेकर हर तरह की भर्ती होगी। इसमें फिजिकल और मेडिकल के बाद एंट्रेंस एग्जाम होगा, जिसे पास करना जरूरी होगा। दिसंबर के महीने तक 25,000 अग्निवीरों के लिए पहले बैच की ट्रेनिंग हो जाएगी और फरवरी में अग्निवीरों का सेकंड बैच आएगा। अग्निवीरों की भर्ती का नोटिफिकेशन आते ही नौजवान तैयारी में जुट गए। देश के कई शहरों में जहां अग्निपथ स्कीम का विरोध हुआ था, वहां के नौजवान अब अग्निवीर बनने के लिए मेहनत में जुटने की तैयारी कर रहे हैं। ग्वालियर ऐसे एक शहरों में से है जहां पिछले गुरुवार को तोड़फोड़ हुई थी, हिंसा हुई थी। ट्रेनिंग एकेडमी चलाने वाले कुछ लोगों ने नौजवानों को भड़काया था, लेकिन अब वहां के नौजवानों को लगता है कि बात समझ में आने लगी है। उन्हें लगता है कि एकेडमी चलाने वालों ने अपने फायदे के लिए उन्हें मिसगाइड किया। इसलिए अब ये नौजवान ग्राउंड पर दौड़ भाग करना शुरू कर चुके हैं, पसीना बहा रहे हैं और इनका कहना है कि सरकार ने उनके लिए जो फैसला किया है वो सोच समझ कर किया होगा। अब उन्हें किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं है, वो अग्निवीर बनकर देश की सेवा करना चाहते हैं। राजस्थान के कई जिलों में अग्निपथ का खूब विरोध हुआ था, लेकिन अब वहां के स्टूडेंट को भी सरकार और सेना के अफसरों की बात समझ में आने लगी है। सीकर राजस्थान का एक इलाका है जहां का एक गांव है फतेहपुर। 600 घरों वाले इस गांव में 75% लोग, 75% लोग आर्मी में हैं। इस गांव के 9 बेटे शहीद भी हुए हैं। गांव के नौजवानों का कहना है कि उनका सिर्फ एक मकसद है, आर्मी में जाना और देश की सेवा करना। जो भी प्रधानमंत्री जी ने और उनके जो माननीय अध्यक्ष ने किया है, ये सब अच्छा किया है और हमारे युवा को देखते हुए किया है, क्योंकि भारत में जो बेरोजगारी है वो बढ़ती जा रही है और इसे कम करना होगा। अगर जल्दी कम नहीं कर पाए तो ये धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। ये लोग जो कर रहे हैं ना दंगा फसाद, ये सख्त गलत है। ये करना है बहुत, ये हमारा देश है तो हम हमारे देश में हमारे जो लोग हैं उनको नुकसान क्यों पहुंचा रहे हैं। सर ये मानते हैं हमारे गांव में पहले भी बहुत फौजी बन चुके हैं और रिटायर भी 250 समथिंग अभी सेना में है ड्यूटी पर, और इतने रिटायर हो गए। 9 हमारे गांव में शहीद हो चुके हैं। मुझे गर्व है कि मैं इस गांव में पैदा हुआ। हमारे ग्राउंड में हम आप देख रहे हैं, हमने पहले जैसी तैयारी कर रहे हैं। टीओडी लागू हो गए तो हो गया, हम वैसे तैयार रखेंगे और जाएंगे। हमें जुनून है आर्मी में जाने का, सेवा का मौका जरूर देंगे। और यहाँ के युवा में देश के प्रति सेवा करने के लिए हर प्रकार से जज्बा कायम है। आज भी सेना में जाने के लिए रोज तैयारी करते हैं। हर भर्ती में इस गांव का एक न एक बच्चा जरूर लगता है। महाराष्ट्र के सतारा से भी ऐसी ही आवाजें सुनाई दी। सतारा में भी एक गांव है जिसे शहीदों का गांव कहते हैं। नाम है खिंडवाड़ी। गांव की आबादी करीब 5,000 है, जिसमें 50 से ज्यादा लोगों ने देश के लिए शहादत दी है। गांव में 110 पूर्व सैनिक रहते हैं और 50 से ज्यादा लोग अभी भी फौज में पोस्टेड हैं। इस गांव के सैकड़ों नौजवान अग्निवीर बनने के लिए मेहनत में जुट गए हैं। गांव में एक एकेडमी भी है जो इन्हें ट्रेनिंग दे रही है। इन स्टूडेंट्स का कहना है कि पिछले कुछ दिनों में जो कन्फ्यूजन फैलाया गया उससे उन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उनका कहना है कि जिन्हें आर्मी में जाना होता है वो हिंसा नहीं करते। लोग बोल रहे थे कि 4 साल हमें नौकरी से, मतलब 4 साल हम सरकार को सेवा करेंगे भर्ती की और सरकार हमें बाहर निकालेगा। तो ये भ्रम लोगों के मन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम 4 साल लोग की देश की सेवा करेंगे और उसके बाद सरकार हमें बहुत सारे फैसिलिटी देता है। वैसे कि कौन सी भी भर्ती में CRPF, पुलिस या भर्ती में 10% ऑफ देता है हमको। हमारे भी भ्रम था, फिर दूर हो गया। हमारे सर ने बताया गया ऐसा कुछ नहीं होता, आंदोलन वगैरह नहीं करेंगे हम, क्योंकि हमारी इतनी छोटी उम्र में ये हमको करने को मिल रहा है, इसलिए हमने आंदोलन नहीं किया। आर्मी में जाने वाले लोग आंदोलन नहीं करते, वो देश के लिए लड़ते, सिर्फ आंदोलन नहीं करेंगे हम। हमें देश की सेवा करने का है और जो तोड़फोड़ करते हैं वो आर्मी भर्ती वाले नहीं रहते, वो दूसरे रहते हैं। हमें बस जो आर्मी का है वो पूरा करने का बस टास्क। परसों मैंने एक वीडियो देखा जी, वो आदमी की गाड़ी चला दी उसकी बेचारे की। तो ऐसा कुछ करना नहीं चाहिए लोगों ने।
जो मतलब प्रैक्टिस करो, कुछ भर्ती हो जाओ, कुछ भी हो, अग्निवीर हो। पहले तो मन में है ना तुम्हारे इंडियन आर्मी में जाना, अग्निवीर हो, कुछ भी हो, उसमें जाना तो है ना। ये मेन पॉइंट ऑफ व्यू है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के मर्डर केस में आज पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सिद्धू मूसेवाला पर गोली चलाने वाले शूटर्स को गुजरात के मुंद्रा से अरेस्ट कर लिया। पुलिस ने जिन 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है उसमें पहला है प्रियव्रत फौजी, जो मेन शूटर है। दूसरे शूटर का नाम है कशिश और तीसरा आरोपी है केशव कुमार, जिसने सभी शूटर्स को भगाने में मदद की थी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक प्रियव्रत ने ही इस मर्डर की प्लानिंग की। वो कनाडा में बैठे गोल्डी बराड़ से कांटेक्ट में था और लगातार फोन पर उसे सारे अपडेट दे रहा था। आज दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस मर्डर केस की पूरी डिटेल सामने रखी। पुलिस ने बताया कि सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के 15 दिन पहले से उनकी रेकी की जा रही थी। 8 बार रेकी की जा चुकी थी। 29 मई को जब सिद्धू मूसेवाला अपने घर से निकले तो 2 गाड़ियों में 6 शूटर्स ने उनका पीछा किया। एक गाड़ी में 4 लोग थे, प्रियव्रत फौजी उसे लीड कर रहा था और दूसरी गाड़ी में 2 शूटर्स थे। पुलिस ने बताया कि लोग हैंड ग्रेनेड लेकर भी आए थे, यानी इनका प्लान बी भी रेडी था। प्लानिंग ये थी अगर किसी वजह से गोली न चल पाए, उससे सिद्धू मूसेवाले की हत्या न हो पाए, तो हैंड ग्रेनेड से अटैक करके उसे उड़ा दिया जाए। जब शुभदीप सिद्धू अपने घर से निकले तो इन्होंने उनकी गाड़ी को पीछा किया। करोला ने गाड़ी को ओवरटेक करते हुए मनप्रीत मन्नू ने AK-47 फायर करी। तो उस बर्स्ट में जो सिद्धू मूसेवाला थे उनको गन शॉट्स लगे और उनकी थार वहीं पे रुक गई और करोला से फिर ये दोनों उतरे और पीछे जो बोलेरो थी वो भी टेल कर रही थी, उसमें से भी ये चारों जो शूटर थे दूसरे मॉड्यूल के ये उतरे। तो 6 के 6 लोगों ने वेपन्स यूज़ किए, फायरिंग करी, मल्टीपल राउंड्स फायर हुए। ये जो ग्रेनेड्स वगैरह इन्होंने रखे हुए थे ये भी इनके पास थे और पिस्टल्स भी इनके पास रिजर्व थे जो हमने रिकवर किए हैं। तो ये इंसिडेंट में इन्होंने बैकअप के लिए रखे थे कि अगर बाय चांस कुछ ऐसा होता है कि इनकी पिस्टल से या ऑटोमेटिक वेपन से बात नहीं बनती तो इन्होंने ये ग्रेनेड भी इस इंसिडेंट में यूज़ करने थे। अब मैं आपको हिमाचल प्रदेश के सोलन से आई कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाता हूं जो आपको हैरान कर देंगी और परेशान कर देंगी। दिल्ली से सोलन घूमने आए टूरिस्ट यहां केबल कार में फंस गए। हवा में करीब 300 फीट ऊपर अटके ये सारे लोग दिल्ली के एक ही परिवार के थे। इनमें 5 महिलाएं भी थी। केबल कार में आई खराबी की वजह से ये लोग 4 घंटे तक हवा में इसी तरह लटके रहे। बाद में हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दिल्ली में होम मिनिस्टर अमित शाह से बात की। NDRF की टीम को रेस्क्यू के लिए भेजा गया। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स को स्टैंड बाय पर रखा गया। करीब 4 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला, फिर इन सबको सुरक्षित बचा लिया गया। हालांकि पहला मौका नहीं है जब सोलन के इस केबल कार रूट में इस तरह की खराबी आई हो। 2002 में केबल कार फंसने से एक शख्स की मौत हो गई थी। 1992 में भी यहां इसी तरह का हादसा हुआ था, तब केबल कार ऑपरेटर की जान चली गई थी। 2 महीने पहले रांची के त्रिकुट पर्वत पर भी केबल कार बीच रास्ते में फंस गई थी, जिसमें 12 लोगों को तो बचा लिया गया था लेकिन 3 लोगों की दुखद मौत हुई थी। तो कोशिश तो ये करनी चाहिए कि इस तरह के हादसों से सरकारें सबक लें और जो कंपनियां केबल कार को ऑपरेट करती हैं वो इन्हें बेहतर तरीके से मेंटेन करें, ये बहुत जरूरी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।